गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द साइंस क्लास। कैसे हो बच्चों आप सभी? ठीक हो? अपना ध्यान रखना। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स। हमारा चैप्टर तो हो गया था, अब हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, सो पेज नंबर 168, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल फोकस और फोकस वन एंड सेम थिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको, या फिर फोकस भी कहते हैं, वन एंड सेम थिंग। ओके, नाउ यू सी कनकेव मिरर, दिस इज अवर कनकेव मिरर। ठीक है, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लेट अस सपोज ये आपके पास रे आई, इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे मीट होती है ना प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसको क्या कहा जाता है? फोकस। ठीक है, सो व्हाट विल यू राइट? यू विल राइट प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट, प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है देखो, प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, क्या हुआ? प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कनकेव मिरर वेयर light meets after reflection, where light meets after reflection, that is called principal focus. Okay, तो principal focus फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20, व्हाट इज द फोकल लेंथ। अब ये क्या बोलता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखो, स्फेरिकल मिरर इसने नहीं बताया कौन सा स्फेरिकल मिरर है, तो इसको दोनों स्फेरिकल मिरर्स करने होंगे। फर्स्ट इज लेट अस सपोज कनकेव ले लेते हैं हम। ठीक है, और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है लाइक दिस, और जो पोल, ये आपका क्या होता है? पोल। तो पोल से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? r, और ये r बोलता है कितना है कनकेव मिरर की केस में। यहाँ राइट करता हूं मैं, कनकेव मिरर। ओके, नाउ आई हैव टू राइट हियर, दैट इज यहाँ पे क्या लेंगे हम? कन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ यू सी आपके पास कन्वेक्स कैसा होता है? लाइक दिस। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, यहां पे रे आएगी और यहां से क्या हो जाएगी आपके पास? ऐसे डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का, ये इसका पोल हो चुका है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहां से लेकर यहां तक क्या होने वाला है? इसका r। इज इट क्लियर? वैसे यहां पे क्या है? यहां से यहां तक क्या है? r। ओके, नाउ बच्चों इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, अब क्या होता है, आपने साइन कन्वेंशंस यूज करने हैं। वैल्यूज पुट करने के लिए क्या करना होता है? यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अगर हम यूज करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये बोलता है 20 सेंटीमीटर है, तो इस केस में क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? वी हैव टू टेक नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। व्हाई? बिकॉज साइन कन्वेंशन क्या कहता है? यूजिंग साइन, ऑल द डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम द पोल। पोल से बैक साइड लोगे तो नेगेटिव होगा, पोल से आगे को डिस्टेंस लोगे तो पॉजिटिव होगा। देखो, ये आपका पोल है, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे को है, डिस्टेंस ले रहे जो, इसलिए आर यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे भी यूजिंग साइन कन्वेंशंस करने वाले हो, ठीक है, यहाँ आर क्या होने वाला है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ आर पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखो हमारी रे भी आगे को जा रही है और हम डिस्टेंस भी आगे को ले रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव। नाउ यू सी आर इक्वल टू क्या होता है? 2f, मतलब f क्या होने वाला है? r/2। क्लियर? f इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट करते हैं -20/2, इट मीन्स f इज इक्वल टू आ चुका है -10 सेंटीमीटर। किस केस में? इट इज द केस ऑफ कनकेव मिरर। नाउ इन दिस केस यू सी f इज इक्वल टू r/2, डायरेक्ट कर देता हूँ, f इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 10 सेंटीमीटर। इट विल बी 10 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। और इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा तो देख लो। ठीक है, साइन कन्वेंशन आपने यूज करने हैं, देखना है मिरर कौन सा है वो। अगर मिरर गिवन है तो अकॉर्डिंगली वो सॉल्व करो, अगर मिरर गिवन नहीं है तो यू हैव टू सॉल्व द बोथ। सो दैट्स इट। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। नेम द मिरर दैट कैन गिव द इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। ठीक है, आपको उस मिरर का नाम बताना है जो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है। आपने देखा होगा, अगर आपने इमेज फॉर्मेशन मिरर्स की अच्छे से की होगी तो इन द लास्ट आपने देखा होगा, इफ वी पुट
इफ वी पुट ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, तो यहाँ से जो रेज आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी, ठीक है, और हमें क्या अपीयर होने वाला है, वो रे यहाँ से आने वाली है लाइक दिस। तो ये आपके पास इमेज बनने वाली है उस ऑब्जेक्ट की। आपने एक बार फिर से देख लेना वो प्रीवियस वन, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब क्या होता है, जब बिल्कुल क्लोज ले आओ आप मिरर के बिल्कुल क्लोज ले आओगे ना, अपना फेस देख लेना फोन में, आपको दिख जाएगा, इतनी जूम इमेज दिखेगी आपको कि आप एक टाइम में अपना एक ही पार्ट देख पाओगे। नोज देख रहे तो नोज ही, आई है तो आई। तो वैसे ही क्या होता है, जब बहुत नजदीक ले आते हैं ना हम ऑब्जेक्ट, सॉरी, बहुत क्लोज ले आएंगे ना जब किसके, कनकेव मिरर के, तो क्या होने वाला है, एक इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनती है। इफ यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम देन यू कैन ड्रॉ, द आंसर इज concave mirror gives an erect and enlarged image of the object. Okay. Now next देखते हैं। अब ये बोलता है जो आपके पास रियर व्यू होता है ना आपके पास कार में, रियर व्यू जो शीशा होता है, इसमें बैक साइड देखते हैं, जो रियर व्यू होता है ना, व्हाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, ठीक है। वो जो रियर व्यू मतलब वो जो मिरर लगा होता है उसमें हम कन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं। अब देखो, वैसे तो बताया था मैंने आपको ऑलरेडी, बट फिर भी कर लेते हैं। देखो आपको सारे मिरर्स बताता हूँ पहले, ठीक है। दिस इज अवर प्लेन मिरर, ये कौन सा मिरर हुआ, ये हुआ प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। एंड दिस वन इज कनकेव मिरर, ये क्या हो गया, ये देखो, ये डैश डैश का मतलब है पॉलिश्ड है ये बैक साइड से, ठीक है। दिस इज कनकेव मिरर, ठीक है। ओहो, स्पेस ही नहीं बचा। चलिए दोबारा कर लेते हैं एक बार। दिस इज अवर, ये सारे मिरर ड्रॉ कर दिए, अभी रेस करना होगा, थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पाया, ये सारे मिरर ड्रॉ करने होंगे। ओके, अगेन दिस इज अवर प्लेन मिरर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज अवर कॉनकेव मिरर, okay. Now last one is that is convex mirror, okay. Let us suppose ऑब्जर्वर ले लेते हैं, मतलब आई ले लेते हैं, एक जो देख रहा है शीशे में। अगर इस शीशे में कोई देख रहा है तो वो कितना एरिया देख सकता है ज्यादा शीशे में, प्लेन मिरर में कितना देख सकता है, इतना सा। इसको यहाँ से रेज आने वाली है ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ से आ सकती है ज्यादा से ज्यादा, इसको इस तक रेज, यही हो सकता है ना। यहाँ से आ सकती है रेस, चलो ज्यादा यहाँ से आएगी, इतनी से आएगी, ठीक है। अगर और इसको इंक्रीज कर दिया जाए तो ज्यादा वैसे दिखता नहीं है प्लेन मिरर में, यू कैन चेक, यहाँ से आएगी ज्यादा रेस। जब सामने मिरर होगा तो ज्यादा नहीं देख पाओगे आप, थोड़ा सा व्यू नजर आता है, जो व्यू फील्ड होगा ना आपका, फील्ड ऑफ व्यू या व्यू ऑफ फील्ड। अब यहाँ पे इस केस में आ जाओ, इस केस में क्या होने वाला है, ये तो वैसे ही कर्व्ड है ऐसे करके लाइक दिस। अब इसमें कितना दिख जाएगा आपको, ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा रेज अगर इंसिडेंट रे आएगी तो यहाँ आएगी, ऐसे तो आ नहीं सकते क्योंकि पीछे तो पॉलिश है, ये देख तो हम सामने से रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है ज्यादा व्यू। लेट अस सपोज यहाँ मैं आई बना देता हूँ, जो मैं हूँ, मानो मेरी आई है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तक रेस पहुंची, वैसे ही यहाँ मैक्सिमम यहीं से ही आ सकती है रेस। अब यहाँ से तो आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ से तो ये पॉलिश्ड है, ओके। चलिए इसका व्यू फील्ड फिर भी ज्यादा है, इसका कम हो चुका है, कनकेव मिरर तो हम यूज कर ही नहीं सकते। अब देखो कन्वेक्स में देखो कितनी ज्यादा व्यू फील्ड होता है, ये यहाँ से लेकर इतनी ज्यादा रेस को ये कवर कर सकता है, देखो लाइक दिस। और यहाँ पे भी कितनी ज्यादा व्यू फील्ड है इसका, कैन यू सी। देखो इसका व्यू फील्ड था बस इतना सा, इसका तो और भी कम था, और इसका देखो कितना ज्यादा व्यू फील्ड है, ठीक है। सो व्हाट विल यू डू, यू विल ड्रॉ ऑल द फिगर्स। आपने फिगर ड्रॉ करनी है, आप इसको ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। तो फिर सो यू विल राइट, व्हाट विल यू राइट, यू हैव टू राइट दैट through the figure, yeah, through the diagram we can see that field of view of convex mirror is very large,
एज कंपेयर टू द प्लेन मिरर एंड कनकेव मिरर. That's why we prefer a convex mirror as a rear mirror in vehicle. Is it clear? हमने क्या बोला? Through the diagram we can see that field of view is very large in case of convex mirror as compared to plane mirror and the concave mirror. Clear? कि भाई इसमें व्यू फील्ड बहुत ज़्यादा, व्यू मतलब वो वाली फील्ड जो हम देख रहे हैं वो ज़्यादा कवर करता है, ये ज़्यादा फील्ड दिखा सकता है ये हमें. तो दैट्स इट. सो बस ओके, क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं इस पेज के. देन वी विल अप्रोच टू नेक्स्ट पेज. ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं. दैट इज पेज नंबर 171. क्वेश्चन इज फाइंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. एक चीज़ याद रखना, आपको माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि जो कन्वेक्स होता है उसका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इमेज कहाँ होती है, फोकस कहाँ होता है, ये आपको अंडरस्टैंड करने होंगे डायग्राम्स. आप पहले डायग्राम्स अंडरस्टैंड करो, नहीं तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा. नहीं, गलत नहीं है, आप ड्रॉ करो, बहुत टाइम होता है, साइंस का एग्जाम तो जल्दी खत्म हो जाता है. बट क्या है, इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू स्टडी हार्ड तो यू शुड नो ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द ऑप्टिक्स. ठीक है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, डायग्राम्स को, फिगर्स को. ओके, नाउ यू सी इट्स टॉकिंग अबाउट कन्वेक्स मिरर. तो आपके पास कन्वेक्स मिरर लाइक दिस. ठीक है, ये कन्वेक्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी. ठीक है, नाउ यू सी ये इधर को ऐसे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होने वाला है. सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होने वाला है, तो ये डिस्टेंस जो होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे. ओके, इसका मतलब है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस केस में होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए जो आर लेना होगा वो 32 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, गिवन है, इसने कहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. इसीलिए मैंने आर क्या लिया है, देखो, दैट्स वाई आर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर पॉजिटिव लिया है. अब वी नो हमें पता है कि वी नो क्या होता है, आर इक्वल टू होता है 2f, मतलब एफ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ. एफ इज इक्वल टू 32/2, इट मीन्स एफ इज इक्वल टू इतने सेंटीमीटर. ये आपके पास फोकल लेंथ आ गई. क्लियर? चलिए फिर सेकंड पार्ट करते हैं. अभी क्या कहता है, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड कनकेव मिरर. ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अब ये क्या बोलता है, लेट अस सपोज 10 सेंटीमीटर पे आपके पास 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है. 10 सेंटीमीटर कहाँ है वो हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे बस 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है. और ये क्या बोलता है, जो कनकेव मिरर है वो क्या कर रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है उसकी. क्या कर रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड. मैग्नीफाइड होता है एनलार्ज, बड़ी इमेज बना रहा है ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, इसके फ्रंट में, सामने इसके. ठीक है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, आपको फाइंड करना है इमेज कहाँ बनी है. ओके, चलिए फिर पहले एक चीज आपने अपने फेयर में लिख लेना. हमने क्या किया था, मैग्निफिकेशन क्या होती है, h'/h, यही होता है ना, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. h' डैश लग जाता है जहाँ पे इमेज होती है, बाकी ऑब्जेक्ट को h से डिनोट कर दिया. ठीक है, ओके. अब आप देखो, जो आपके पास कनकेव मिरर होता है, कनकेव होता है तो उसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है. यू सी, आपने कितने सारे फिगर्स जो देखे होंगे उसमें क्या होता है, ऐसे नीचे को फिगर बन जाती है, ये इन्वर्टेड इमेज. ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसकी इमेज बनने वाली है, इन्वर्टेड इमेज. और आपको पता है साइन कन्वेंशन क्या कहती है, डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को जो होगा, ऊपर को, उसको हमने क्या लेना है, पॉजिटिव. ठीक है, और जो नीचे को होगा प्रिंसिपल एक्सिस से उसको क्या लेना है, नेगेटिव. मतलब ये हाइट हुई इसकी -h और ये था ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h थी. अब h तो पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है. एक बार आपने साइन कन्वेंशन दोबारा देख लेना. अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, इसलिए नेगेटिव होने वाला है. मतलब जो कॉनकेव के केस में होता है ना, कॉनकेव के केस में वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होती है, -h'/h. मतलब कहने का मतलब क्या है, कनकेव के केस में जो मैग्निफिकेशन होती है वो नेगेटिव लेनी है. इज इट क्लियर? बट आपने कन्वेक्स के केस में देखा होगा, कन्वेक्स के केस में क्या होता है, ये कन्वेक्स है, ये ऐसे लेटर सपोज ऑब्जेक्ट है, तो ये आपके पास ये यहाँ डाइवर्ट कर देगा ना, इसको कन्वर्जिंग तो नहीं है, डाइवर्जिंग है. ठीक है, तो इमेज यहाँ पे बनती है इसकी. तो मैग्निफिकेशन
क्या होती है आपके पास, पॉजिटिव होती है, ठीक है। बट कनकेव में भी क्या होता है, 2 केसेस आ जाते हैं आपके पास। कॉनकेव में क्या आती है, 2 केसेस। ये होता है जब आपके पास रियल इमेज बन रही है, ठीक है। ये सब रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, मतलब जब रियल होती है ना इमेज, तो आपके पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है। अब देखो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। अब आपने देखा होगा जब आप लास्ट फिगर ड्रॉ करते हो इसका, कनकेव का लास्ट फिगर जब आप ड्रॉ करोगे, जब मतलब आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा क्लोज ले आते हो, तो क्या होता है कनकेव के केस में, जब आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा क्लोज ले आते हो ना फोकस और पोल के बीच में, आपने एक बार फिर से देख लेना, तो क्या होता है आपके पास लाइक दिस, तो एक बहुत दूर बन जाती है ना इमेज, तो हमें ऐसे अवेयर होता है कि ये यहाँ पे बन रही है इमेज लाइक दिस। हम डॉटेड से बना रहे थे, एक वर्चुअल इमेज बन रही है। अब इस केस में देखो, ऑब्जेक्ट की हाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इमेज की हाइट भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, बट जो इमेज बन रही है वो कैसी है, वर्चुअल। मतलब वर्चुअल की केस में क्या होता है आपके पास, वर्चुअल इमेज जब बनती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने वाली है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर लिया है, फिर आपने इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लो। नहीं तो जब रियल इमेज होगी वो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, और अगर जब वर्चुअल होगी इमेज तो आपके पास मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने वाली है। अच्छे से फिगर्स को अंडरस्टैंड करो, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये बस आपके लॉजिक से आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। जितना आप अंडरस्टैंड करोगे तो उतना ही आगे जा पाओगे, अदरवाइज क्रैम करोगे तो फिर फ्यूचर नहीं बन पाएगा साइंस में। अंडरस्टैंड करो, फिगर्स को अंडरस्टैंड करो, नहीं पता चलता है तो पूछ लो। ओके बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये क्या, इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज की केस में मैग्निफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव ले रहा हूँ मैं, वाई, बिकॉज नेगेटिव होती है, और कितना बोलता है, 3 टाइम्स, तो नेगेटिव में 3 लिखता हूँ, और ब्रैकेट में लिख देना कि भाई रियल इमेज है, इसीलिए हमने क्या किया, इसकी मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लिया। इमेज क्या है, रियल का मतलब क्या हुआ, अगर रियल होती है कनकेव केस में, उसका मतलब होता है वो इन्वर्टेड जरूर होगी। चलिए वो छोड़िए, वो कोई आपके काम का नहीं है। अब ये बोलता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। नाउ यू हमें क्या लेना पड़ेगा, -10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस पीछे को है, ये रेज आगे को जा रही है, बैकवर्ड डिस्टेंस नेगेटिव आगे। और वैसे यू नेगेटिव होता है हर केस में, कोई भी केस होगा आप पास, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, सब जगह यू नेगेटिव ही होने वाला है। ओके, नाउ यू सी मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर कनकेव मिरर मैग्निफिकेशन क्या होती है, m इक्वल्स टू -h-h/h, ठीक है। रियल की केस में ये ऐसा, रियल इमेज जब होगी। ओके, अगर आप इसको यहाँ पे तो ये बनने वाला है -v/u। इज इट क्लियर, क्यों बना, क्योंकि हमने क्या किया, जो इमेज की हाइट होती थी ना, उसको आप डिस्टेंस में भी लिख सकते हो। अगर आप डिस्टेंस में लिखना होगा ना, जैसे पहले तो हाइट की बात कर रहे थे, हाइट की बजाय अगर आप डिस्टेंस में लिखना चाहो फॉर्मूला, तो सेम एज इट इज लिख सकते हो, बट हाइट की जगह क्या लिखी, डिस्टेंस। यहाँ हाइट किसकी थी, इमेज की, और यहाँ हाइट किसकी है, सॉरी यहाँ डिस्टेंस किसका है, इमेज का। यहाँ हाइट है ऑब्जेक्ट की, यहाँ डिस्टेंस किसका है, ऑब्जेक्ट का। मतलब अगर डिस्टेंस में आप मैग्निफिकेशन लिखना चाहते हो तो इस तरह लिख सकते हो, लाइक दिस। इज इट क्लियर, तो चलिए वैल्यूज पुट कर दो फिर। अब ये -3 इज इक्वल्स टू, ये क्या बोलता है, आपने क्या करना है, इमेज की लेंथ फाइंड आउट करनी है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे लोकेटेड है। नाउ यू सी इट इज -v/u इज -10। ओके, सो -v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, -v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, मतलब v इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब v नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, v नेगेटिव होने का मतलब है इमेज भी इसी साइड बन रही है, क्योंकि v नेगेटिव का मतलब है इधर कोई बन रहा होगा, बैक साइड ही आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। नेगेटिव साइन, आप व्हाट विल यू राइट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन indicates that इमेज कैसी है, इमेज इज रियल एंड
इन्वर्टेड। ये है आपके पास रिजल्ट, ठीक है, कि भाई वी नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ। तो सिमिलरली फिर चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक क्लास कर लेते हैं फिर ये, फिर उसके बाद फिर कल स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं पेज नंबर 176 ओनली 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम इसमें, ज़्यादा नहीं करना है, बीच में इसमें ऐसे ही यूजलेस क्वेश्चंस है। ओके, नाउ यू सी ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, ठीक है। डज द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाई, ठीक है। ये बोलता है कि आपके पास एयर में ट्रेवल कर रही है रे आपके पास, ये आपके पास वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, एयर से आई आपके पास रे, एरो से दिखा जाता है, ठीक है, एंड दिस इज अवर नॉर्मल, एंड व्हाट डू यू थिंक कि ये बेंड होने वाली है, तो किधर को बेंड होगी, ये टुवर्ड द आपके पास नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। ये इंसिडेंट एंगल हो गया। आपको पता है व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो ये ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड होने वाली है, लाइक दिस इज रिफ्रैक्शन। अब हम रिफ्रैक्शन वर्ड यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ यू सी व्हाट विल यू राइट व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, ये तो आपने राइट कर दिया। अब आता है वाई, वाई क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ, अभी स्नेल्स लॉ क्या है आपने किया हुआ है, दैट इज साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता था ना, या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है सबके लिए। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वाटर, डायमंड 2.4 होता है जैसे, ठीक है, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़े। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे क्या नाम आपके रिफ्रैक्शन की, तो हम कांस्टेंट में क्या ले लेंगे, एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ओके, ये स्नेल्स लॉ है बच्चों, ये आपको फ्यूचर में +1 2 में ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्नेल्स लॉ। एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है। अब देखो, अब हमारी जो एयर जा रही है वो कहाँ से जा रही है, एयर टू वाटर, ठीक है, एयर टू वाटर मतलब रेयर टू डेंसर। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है, इसको लिखना है ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एन, इसको पढ़ा कैसे जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे पढ़ते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो इसको राइट कैसे किया जाता है, एन, एयर यहाँ लिखना, वाटर यहाँ पे लिखना, जहां से ट्रेवल कर रही है आपकी रे, ए टू डब्ल्यू, ठीक है, एयर टू वाटर। ओके, चलिए नाउ यू सी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात करें। अब आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का, वो क्या है, वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, जैसे 1.3 होता है शायद, हाँ देखो 1.33 होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, मतलब 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है। देखो अगर साइन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, साइन आई बड़ा रहा होगा साइन आर से। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो अगर आप मैं यहाँ लेता हूँ ना 4/2, आपके पास जब न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा तो आपके पास एक बिगर वैल्यू आएगी। बट अगर उल्टा कर दोगे इसको, 2 नीचे है 4 ऊपर है, तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी, 0.5, तो देखो कम होगी ना वैल्यू। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब 1 से बड़ा रहा होगा, जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो वही लिखा हमने, ये न्यूमरेटर वो ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, कोई और एग्जाम्पल ले लो, आप खुद अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, आई जरूर बड़ा रहा होगा आर से, आई क्या है वो आर से बड़ा रहा होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, आई ग्रेटर देन आर का मतलब क्या है, आर जो क्या है वो स्मॉलर होगा, 1 एंड सेम थिंग है ना। ये क्या बोलता है, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो रीअरेंज करके लिख दिया, आर स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, वो रीअरेंज कर दिया बस, बाकी कुछ नहीं किया। तो देखो मतलब जब आपकी रे ट्रेवल करती है कहाँ से, एयर टू वाटर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा एंगल था और यहाँ कितना सा रह गया। इज इट क्लियर?
देखो यहाँ कितना ज़्यादा एंगल था और यहाँ पे इतना सा एंगल रह गया। तो वहाँ से हमने पता किया कि जब आपके पास रे चलती है ना, कहाँ से, रेयर टू डेंसर, तो उसकी बेंडिंग हो जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। और जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तब क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तब वो अवे चले जाती है। इज इट क्लियर? इसीलिए ऐसा होता है, दैट्स वाई। फर्स्ट आपने स्टेटमेंट लिखना, देन इसको स्नेल्स लॉ के थ्रू प्रूव कर देना कि भाई दैट्स वाई आपके पास ऐसा होता है। सो बच्चों यहाँ लास्ट में लिखना हैंस रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, इसीलिए जो वाई पूछा था ना उसने, उस वाई का आंसर है ये। इज इट क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग दैट लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, okay, having refractive index 1.50. what is the speed of light in glass? okay, refractive index का कहता है ये। अब ये बोलता है जो refractive index है that is 1.50, ठीक है, refractive index is given। और ये क्या बोलता है, स्पीड ऑफ लाइट भी आपको पता है क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये बोलता है आपको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में कितनी स्पीड रही होगी, ठीक है। चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। अब हमें पता है n इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही होता है ना। क्या होता था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे मीडियम अब क्या है आपके पास, ग्लास। ओके चलिए देखो सब वैल्यूज हमें पता है, हमने क्या निकाली, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी इक्वल्स टू क्या होने वाला है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्लियर? अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ नहीं किया। ओके, वी नो स्पीड ऑफ लाइट क्या है अभी 3 × 10⁸। ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.50। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 × 10⁸ इंटू 100, डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया, नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कट कर सकते हो। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट करता हूँ, 3 1 3 5 5 1 एंड 5 2 तो वी लेफ्ट विद, तो देखो क्या आ गया आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर लगाना। ये है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जो स्पीड आपकी पहले ये थी ना 3 × 10⁸, जैसे ही वो ग्लास में एंटर करेगी ना, देखो स्पीड कम होगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। वहां पे क्या था, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थे। अब जब ग्लास में जा रहे हो तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो क्या होने वाला है, स्पीड कम होने वाली। वही एग्जांपल जब मैंने आपको बताया था, आप खुले में दौड़ो, आप कहीं भी भाग सकते हो, वेयर एवर यू वांट टू रन यू कैन रन एनीवेयर, बट व्हेन यू आर इन द क्राउडेड प्लेस देन what will happen, your speed will get reduced. why? because you have lots of obstacles. वैसे ही यहाँ पे है, अब भीड़ यहाँ पे वो वाली जो क्राउड है वो किसके रूप में है, दैट इज इन द शेप ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स है, ठीक है। तो बस दैट्स इट। इसीलिए देखो स्पीड क्या हो चुकी है, इसकी डिक्रीज हो चुकी है। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 मीडियम हैव हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करता है कि भाई टेबल से चेक करो, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, तो हमें नहीं करना है, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, उतनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किया है हमने, दैट इज डायमंड। तो डायमंड की सबसे ज़्यादा वो होगी ऑप्टिकल डेंसिटी। इज इट क्लियर? ऑप्टिकल डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन, इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन। ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर विल बी द ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे डायमंड हैज द मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी
और मिनिमम किसकी होती है, एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी। दो सो दैट्स इट, बस इसको छोड़ दो। ओके, कैरोसिन एंड ये भी आप कर सकते हो, कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। अब आपको पता है, छोड़ो इसको भी, ये भी यही बोलता है कि टेबल से चेक करके बताना, तो टेबल से चेक करके बताना, तो टेबल चेक करके कौन, ओके ऐसा एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, आपको बोलता है ना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, दिस इज गिवन, ठीक है। वट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। ओके चलिए ये भी समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी का 2.42 है तो उसका मतलब क्या होता है। तो वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/B। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम क्या होता है, C/B। देखो C हमेशा, आज के बाद फ्यूचर में हमेशा याद रखना, जो C होता है दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, उसको डिनोट किया जाता है C से। हमेशा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, देखो आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया है ना, E=mc², जो ये C है ना, स्पीड ऑफ लाइट की बात करता है ये, तो वो C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। ओके चलिए इसे चलिए इधर छोड़ो, आप यहाँ पे आ जाओ। चलिए इरेज करता हूँ, वही फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर, वैसे शॉर्ट था ये, ठीक है। ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो डायमंड राइट कर रहा हूँ मैं क्योंकि डायमंड की बात कर रहा है, इज स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो होगा दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम होता है ना, तो मीडियम क्या है यहाँ पे, डायमंड, मीडियम वी हैव डायमंड, लो ओके। अब ये क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42, 2.42 इज इक्वल टू क्या है, ये आपने राइट कर देना यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ 2 पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड की रेशियो लोगे ना, उन दोनों को डिवाइड करोगे, उन दोनों स्पीड्स को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर 2.42 आने वाला है, ठीक है। ये वैल्यूज कैसे निकली हुई है, इन दोनों की स्पीड्स को डिवाइड कर दिया, जो आंसर मिल गया वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया। इज इट क्लियर। और भी इसका कई तरीका है आपको एक्सप्लेन करने का, और क्या कर सकते हो आप, यू कैन एक्सप्लेन, आप क्या करो, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इधर ले आओ। अच्छा इसमें लिखते पहले, व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट, यहाँ पे लिख लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4 मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ratio of speed of light in air and the speed of light in diamond is 2.42, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, बस इतना ही लिखना काफी है। और देखो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, आपकी अगर स्पीड ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, यहाँ क्या होने वाला है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ नहीं किया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मतलब ये 1.42 इंटू ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यही था ना यहाँ पे ऊपर चल रहा, तो क्या है, आप बोलोगे जो स्पीड होगी ना किसकी, लाइट की, डायमंड में, थोड़ा साफ लिख लेते कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके चलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है, डायमंड इज इक्वल टू क्या हुआ, वो यहाँ पे भी वही है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर एन, एन का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एन की वैल्यू पुट करी तो वही है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी ना डायमंड में, वो क्या होगी, 1/24 टाइम्स होगी किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सो दैट्स इट, अंडरस्टैंड करना है, ऐसे ही नॉर्मल सा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, चलिए फिर पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ोगे तो फ्यूचर में कभी भी साइंस से रिलेटेड कोई आपको डाउट नहीं रहने वाला है। अदरवाइज होता क्या है, बच्चे क्राइम में इतना जोर लगा देते हैं ना कि ये भूल जाते हैं कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, हम ये कर क्यों रहे हैं, बस लगे हुए आंसर याद करने, ठीक है।
अंडरस्टैंड करिए, ज़िंदगी भर चीज़ याद रहेगी और इंटरेस्टिंग बनेगी चीज़। क्रैम करोगे तो बर्डन तो बनेगा ही बनेगा साथ में, और आपको बोरिंग लगने लगेगी, वो भी साइंस। आई कांट इमेजिन कि साइंस बोरिंग हो सकती है या मैथ्स बोरिंग हो सकता है। हाँ, बाकी सब्जेक्ट में भी बोरिंग, ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने एज ए साइंस स्टूडेंट मैं तो चलो मेरे को तो बोरिंग लगता है, बट ऐसा नहीं कि सबको लगना चाहिए, वो है आपकी चॉइस है। आर्ट्स में भी अच्छा है, आर्ट्स में कोई कमी नहीं है, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में कोई कमी नहीं होती है। अब बट जो साइंस है दैट इज़ द इंटरेस्टिंग, एंड द मैथ्स वो क्या है, वो आपके सेंसेस को बिल्कुल ऐसे एक जगह ले आएगा, ठीक है। अगर आप फोकस लूज करते हो तो वो सॉल्यूशन भी लूज कर जाते हो आप, मतलब कंसंट्रेशन बना देता है आपकी मैथ्स और साइंस, पढ़ते हुए मज़ा आता है। तो चलिए पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। इफ़ यू वांट या इफ़ यू वांट टू बिकम अ इंजीनियर, डॉक्टर, या कुछ ऐसा कुछ सोचा है आपने एनडीए वगैरह क्लियर करने का, तो ये बच्चों ये तो कंपल्सरी है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।